चलो आज तो मैं किसी और की नहीं, पहली बार अपनी कहानी सुनाता हूँ। ऐसे नहीं, आओ जरा कैलेंडर पलटते हैं और ये जो मुर्दा स्क्रीन टंगी है इसके पीछे चलते हैं, क्योंकि आज हम इसी का नौहा पढ़ने वाले हैं। टीवी इज डेड। पिछले 48 घंटों से मैं ऑफिस में था, बगैर सोए, बगैर ठीक से कुछ खाए, और अगले 2 रोज भी ऐसे ही गुजरने थे। मगर इस इम्तिहान में मैं अकेला नहीं था। इलेक्शंस में सारे टीवी चैनल वालों का यही हाल होता है मेरे भाई। बरसों प्लानिंग होती है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। सैलरीज रोकने वाले मालिकान सिर्फ इस दिन के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं। अपनी स्क्रीन्स चमकते सेट्स और महंगे एंकर से सजाते हैं। लेकिन शायद तुम ये सोच रहे होगे कि ये रजा टीवी चैनल में क्या कर रहा था? क्या वो मौज़म की तरह किसी सीक्रेट मिशन पर था? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। पहले वापस चलते हैं न्यूज़ रूम में, जहां रात में दिन निकला हुआ था। एक एक करके रिजल्ट्स आने शुरू हुए। मोबाइल नेटवर्क्स और सोशल मीडिया ऐप्स खामोश थी। चैनल्स बगलें बजा रहे थे कि चलो अब खूब व्यूअरशिप आएगी। लेकिन उस रोज टीवी पर सब कुछ था, सिर्फ खबर ना थी। पोलिंग में बैगन और बोतल तबाही फेर रहे थे। आधी रात के बाद चैनल्स नंबर उल्टा घुमाने लगे। जो हारा उसे जिताने लगे। मैं बैठा सोच रहा था कि क्या ये सब मिलकर जेन जीज को बेवकूफ बना पाएंगे। अचानक मेरे 17 साल कजन का मैसेज आया, अबे रजा भाई ये देखो, रफ्तार ने सारे टीवी चैनल्स की वाट लगा दी है। मैंने यूट्यूब लिंक खोला तो चंद लोग कुर्सियां डाले एक हॉल में बैठे थे। ना कोई सेट था, ना हामिद मीर और कामरान खान, मगर बात में बड़ा दम था। नून लीग का घर है नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब। राइट। खुशाब, जेहलम, शेखुपुरा, सरगोदा, गुजरात, गुजरावाला। बिल्कुल। They are losing everywhere. या समझ आई मेरी बात? सर समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। मैंने इमरान खान के साथ रास्ते जुदा नहीं किए, मैंने तहरीक इंसाफ के साथ रास्ते जुदा किए। मुस्लिम लीग को अगर अपनी सियासत बचानी है तो मुस्लिम लीग के हाथ में ये बहुत ज्यादा है कि मुस्लिम लीग अपोजिशन में बैठ जाए। कमेंट्स की बारिश हो रही थी, जिन्हें पढ़कर मैं उछल पड़ा। पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका, यूरोप, दुनिया के हर कोने से लोग उन पर पीछे जा रहे थे, सवालात की बौछार कर रहे थे, क्योंकि जो टीवी छुपा रहा था, रफ्तार वाले वो हकीकत दिखा रहे थे। वहीं बैठे बैठे मैंने सोचा कि बॉस, टीवी तो बढ़ गया, अब काम करना है तो रफ्तार को पकड़ना होगा। फिर मैं यहाँ कैसे आया ये कहानी आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूँ कि टीवी के साथ ये हाथ हुआ कैसे। एक ताकतवर मीडिया जो हुकूमत बदल दिया करता था, कैसे अपने ही बोझ तले दब गया, और अब ना आमदनी है ना मयार, तो 150 चैनल्स का है किस पर इन्हिसार। जानना चाहते हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो और आओ मेरे साथ। कविता खत्म हो गई। चैनल्स के साथ भी कुछ यही सीन हुआ था। तुम्हें फ्लाइट 8303 तो याद है ना, जब तैयारा तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था और पायलट से लेकर पैसेंजर तक किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आज यही हाल टीवी चैनल्स के मालिकान और सहाफियों का है। मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मगर टीवी इस हाल तक पहुंचा कैसे, ये तो नीलाम घर और टीवी के पहले प्रेजेंटर तारिक अजीज ने बहुत पहले बता दिया था। कुछ उंज वीरावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। ना तो ये कुदरती मौत है ना हादसाती है, ये एक कत्ल है। क्रेडिबिलिटी टीवी की नहीं रही है और बिकॉज ऑफ टू मच इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। कुछ लिहाज से ये मर चुका है, कई जगहों पर ये मर रहा है और कहीं ये मरने वाला है। हमारा टीवी अपने सार्फिन की और बहुत बड़े सार्फिन की नज़र में तकरीबन मर चुका है और वो अपनी तरफ से इसकी तदफीन वगैरह भी कर चुके हैं। सहाफत और पायदार किस्म के टीवी चैनल और अखबारात के लिए हमेशा एक गुंजाइश रहेगी। यह ब्लैक एंड व्हाइट दौर था, फिर भी सब बहुत खुश थे। बच्चे बड़े पहली बार जीती जागती हरकत करती तस्वीरें देख रहे थे।
ये पाकिस्तान में टीवी की पहली ट्रांसमिशन थी। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। ये वो वक्त था जब बच्चे बड़े सारे काम छोड़कर टीवी से चिपक कर बैठ जाया करते। हैरान हो गए भाई, आज तो टीवी बंद घड़ी की तरह दीवार पर टंगा रहता है। दादा से लेकर पोते तक सब मोबाइल देखकर जागते और सोते हैं। मगर पहले एक डिसिप्लिन था। 8 बजे अम्मी का ड्रामा तो 9 बजे अब्बा का खबरनामा चला करता। 5 बजे बच्चे ऐनक वाले जिन के इंतजार में बैठते और 10 मिनट तक पीटीवी का लोगो तकते रहते। उस वक्त तो इंतजार फरमाइए कि स्लाइड भी बड़े शौक से देखी जाती थी। वही 24 घंटे थे, मगर टाइम बहुत था। वैसे ऐनक वाला जिन बिलावल भुट्टो को भी बहुत पसंद था। हमारी मास्टर कॉपी बिलावल हाउस जाती थी। बिलावल और बख्तावर पीपल्स पार्टी के दौर में बेनज़ीर के बच्चे आप पहले ड्रामा देखते थे। हम 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग मुकम्मल करते थे। मास्टर कॉपी वहाँ जाती थी। वो सुबह जाके स्कूल में बताते थे कि देखना आज ये होगा। पाकिस्तान में टेलीविज़न का बेहतरीन दौर इसके इब्तिदाई 15 से 20 साल के लगभग थे। 1968 से लेकर तकरीबन 88, लेट 80s, अर्ली 90s तक उस दौर में पहली बार मुल्क में दीगर शोबों में, ख़बरों से लेकर तज्ज़िये तक, ड्रामा से लेकर स्पोर्ट्स तक, मौसीकी से लेकर अदब के बारे में, मुख्तलिफ पहलू के बारे में तज्ज़िया, इलाक़ाई ज़बानों में इलाक़ाई मौसीकी को आम करना, मकबूल करना, एक सूबे को आगाह करना दूसरे सूबे की सकाफ़त से, सेहत, तालीम, तरक्की, ज़राअत, ऐसे दीगर शोबों में पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक बहुत बेहतरीन रहनुमाई का किरदार अदा किया। बेहतरीन दौर तो मेरी नज़र में वो था कि जब एवोल्यूशन शुरू हुआ मेरी नज़र में। यानी एक तो देखिए, हम पाकिस्तान टेलीविज़न की बड़ी बात करते हैं। जब हम वो चीज़ें पढ़ते हैं किस तरह से हम टेलीविज़न में आए और बड़ी तेज़ी से हमारा हर लिहाज से अगर हम देखें, चाहे वो ड्रामा है, चाहे हमने लोगों को इन्फॉर्म करना है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो एक एवोल्यूशन एक तो उस वक्त था जब पीटीवी का हम दौर देखते हैं। टीवी पाकिस्तान में लाने वाला डिक्टेटर था तो इसे आज़ाद भी एक डिक्टेटर नहीं किया। मुशर्रफ दौर में प्राइवेट टीवी चैनल खोलने की इजाजत मिली। आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की नवीद सुना दी। वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। 22 साल नशेबो फराज के बाद कप्तान सरफराज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाजमत में 3 साल की तौसीह कर दी गई है। उनकी तुरबत में मुसाफिर बस के करीब खौफनाक धमाका हुआ है। 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। चीन के इलाके तिब्बत में ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें ज़मीं बोस हो गईं, 53 अफराद हलाक और मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। यहाँ पीटीवी की तरह सरकारी खबरें नहीं थी। मुल्क के चप्पे चप्पे से लेकर आलमी मंजरनामे तक हर खबर और तस्वीर देखने वालों तक पहुंच रही थी, वो भी उर्दू में। ये बड़ा बेहतर वक्त था। एक डिक्टेटर था, वो डिक्टेटर मॉडरेट पाकिस्तान का चेहरा दिखाना चाहता था। उसने कुछ बाजू फैलाने का मौका दिया और चैनल्स ने कुछ बाजू फैलाई भी। अदलिया बहाली तहरीक वो जितनी वकला ने चलाई उससे ज्यादा चैनल्स ने चलाई और करके दिखाया। चैनल्स अपना दमखम दिखा रहे थे, लाल मस्जिद में दिखा रहे थे, बड़े बड़े वाकयात थे। अकबर बुकटी का मामला था, चैनल्स अपना दमखम दिखा रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अगर आप कहें, उसमें भी टेलीविजन का बहुत बड़ा किरदार रहा। जो वाकयात हो रहे थे बड़ा हमें दुख होता था बताते हुए, लेकिन उससे कौम को एक सोच की तरफ आने में बड़ी मदद मिली थी। फिर वो APS का वाकया आप देखिए और उससे पहले कितने वाकयात हुए। तो टेलीविजन अगर उस वक्त ना बताता लोगों को कि ये वाकयात हो रहे हैं तो लोगों में सोच न बनती। टीवी की बढ़ती ताकत देखकर चैनल्स का तांता बन गया। सोनार और ठेकेदार से लेकर घी और बेकरी वाले भी बहती गंगा में बाकायदा नहाने कूद पड़े। 1 करोड़ दो चैनल खोल लो का फिक्रा उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ। भारी भरकम तनख्वाह और पर्क्स पर एंकर्स रखे गए। सियासी वाबस्तगियां शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता सहाफत कहीं पीछे रह गई। बड़ा आसान है, मुझे एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हो रही थी, आजकल उसका एक चैनल भी है।
तो उसने मुझे कहा बेशक अगर आपने इसको वाइड करना है और पुलिस और इन सब से जान छुड़ानी है तो एक चैनल खोलो, कुछ सहाफ़ी साथ होंगे तो फिर मामला जो है सहाफ़त पर हमला होगा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ब्लैक मनी है उसको वाइड करने का भी एक ज़बरदस्त तरीका है। एक बहुत पाकिस्तान का मशहूर टेलीविज़न चैनल जब वो आने वाला था तो उसके मालिकान को ये कहा गया कि आपके मुख्तलिफ कानूनी मामलात उलझते हैं, पैसे के मामलात उलझते हैं, तो तुसी न्यूज़ चैनल पाओ। उन्हें मशवरा दिया गया कि अच्छा न्यूज़ चैनल पाओ, कुछ ऐसा है कि आप न्यूज़ चैनल डाल लें, जैसे कोई अचार डाल लेता है, दुकान डाल लेता है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन, मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। ओवर टाइम जाए, मलिक साहब को ना टोके। मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में एस्टेब्लिश करना ना। जो हामिद मीर ने कल लोचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। उनका सवाल पूछे लगेगा प्लांटेड है, जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। ये क्लिप याद है ना? देखने वालों को अंदाजा तो पहले भी था, मगर अब ये खुलकर सामने आ चुका था कि टीवी टॉक शोज एक फिक्स्ड मैथ से ज्यादा कुछ नहीं। उधर खबरों पर रेटिंग या टीआरपी वॉर हावी थी। अफगान बुसकशी की तरह चैनल्स इश्तिहार के दुम्बे के लिए लड़ रहे थे। ये रेटिंग कौन तय करता है और इश्तिहार कैसे दिए जाते हैं, इस बंदर बांट पर एक अलहदा किताब लिखी जा सकती है। अभी तफसील का वक्त नहीं। पता है पीटीवी पर पहला इश्तिहार 35 रुपए और वक्त 30 सेकंड था। फिर एक वक्त आया कि 1 मिनट में 2 लाख रुपए का हो गया, मगर अब भी आमदनी 98 थी और खर्चा रुपया। चैनल्स खसारे में ही रहे, शायद उनकी चॉइस भी यही थी। टीवी चैनल्स को घर घर पहुंचाने वाले केबल ऑपरेटर्स थे। ये चैनल्स को एक्सप्लॉइट करने का सबसे बड़ा टूल थे। नामालूम अफराद जब चाहते चैनल्स बंद करा देते। अच्छे नंबर पर दिखाने के लिए यही केबल ऑपरेटर्स चैनल मालिकान से भत्ते वसूल करते। केबल तो एब्सोल्यूट मॉडल है, आपने केबल डिजिटलाइज ही नहीं की, सब्सक्रिप्शन मॉडल ही नहीं है पाकिस्तान में। केबल ऑपरेटर जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है उसके ऊपर वो नहीं आने दे रहे, डिजिटलाइज नहीं होने दे रहे। और एक वो भी जिस तरह से ओनर्स एक माफिया हैं, उसी तरह से केबल जो है वो एक माफिया बन गया है। इश्तिहारबाजी ने ऐसे मनफी किस्म का असर कर दिया है कि कमर्शलाइजेशन और रेटिंग्स के सिलसिले में तसलसल के साथ गुफ्तगू, तसलसल के साथ तवज्जो, इनको तकरीबन बर्बाद कर दिया गया है। क्योंकि हर 10 मिनट एक मिड ब्रेक की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ में इश्तिहार के ज़रिए किसी को प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत होती है। एबटाबाद में अमेरिका के हाथों उसामा बिन लादेन की मौत ने दुनिया में हलचल मचा दी। यह खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर ब्रेक हुई। उस वक्त आधी आबादी के हाथ में मोबाइल फोन था। लाखों अफराद सोशल मीडिया से खबर ले रहे थे। टीवी ही नहीं, हुकूमत को भी इस बात का देर से पता चला। ये खामोश मगर इनकलाबी तब्दीली थी। 2011 में सोशल मीडिया का राइज आ गया। तहरीर स्क्वायर देखें, यहाँ पर पीटीआई का राइज देखें, या आप रिपोर्टिंग देखें, हर जगह सोशल मीडिया का राइज, ये जो दूसरी दिहाई थी ना इस सदी की, उससे शुरू हो चुका था। तुम तो छोटे हो, लेकिन पता जब हम छोटे थे ना 80s में, आई थिंक अर्ली 90s में भी, एक वो स्टीम शिप थी, वो हाजियों को लेके जाती थी, उसका नाम था सफीना हुज्जाज। अच्छा, सफीना हुज्जाज जो था ना, वो उसमें पता नहीं को 2-3 हज़ार हाजी जाते थे। वो बगल से 2-3 हफ्तों में जद्दा पहुंचता था। उसका एक अलग वाइब था ना उसका। तो लेगेसी मीडिया जो है ना, वो सफीना हुज्जाज है। और जो सोशल मीडिया है ना, ये जेट स्की है। जेट स्की किया है तुमने? वो जो आजकल कराची के भी साहिलों पे होने लगा है कि वो जो स्पीड बोट होती है छोटी सी, उसको यूं घुमाते हैं, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जिंग 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 घूमता रहता है। सोशल मीडिया इज अ जेट स्की। जितनी देर में सफीना हुज्जाज का कप्तान ये फैसला करता है कि मुझे इस तरफ 2 डिग्रीज मुड़ना है, उतनी देर में जेट स्की का जो राइडर होता है वो सफीना हुज्जाज की 4 चक्कर लगा चुका होता है। एस्टेब्लिशमेंट हो, नून लीग या पीपल्स पार्टी, सब ने ही मिलकर मीडिया को मैनेज करना शुरू कर दिया। सरकारी इश्तिहारात की लालच में मालकान पावर कॉरिडोर्स की हर बात मानते चले गए। कहीं लोग बिठाए गए तो कहीं केबल ऑपरेटर्स के जरिए चैनल गायब करा दिया गया। ऐसे में टीवी चैनल्स भी तकसीम होने लगे। उन पर सियासी जमात और एस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा लगना शुरू हो गया। लोगों देखकर ही अंदाजा हो जाता कि इस चैनल की पॉलिसी क्या है। अब जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं, टाइकून हैं,
वो चैनल मालिकान बने हैं और इनको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग हैं उनको जो हुक्म हाकिम चलाते हैं, जो असल हाकिम है, वो बड़ा अच्छा कंट्रोल करते हैं। उनके मामलात ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा पैसा होता है। वो जहां फंसते हैं वो अचानक फंसते हैं अरबों रुपए के लिए। तो फिर उन अरबों रुपए के लिए फंसे हुए लोगों को निकालना, ज़्यादा फांसना, गर्दन से पकड़ लेना वो ज़्यादा आसान होता है। उनसे अपनी मनवाना, अपनी कहलवाना वो ज़्यादा आसान होता है। तो खुद शायद एक तरीके के साथ सिस्टमैटिक अंदाज में इनको चैनल मालिकान बनाया गया, लाया गया और फिर उसके बाद इनकी गर्दन को पकड़ लिया गया और जैसे चाहें वैसे कर लें। इनको फिर मोम की नाक बना के अपने हिसाब से मोड़ा गया। हामिद मीर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर जो कातलाना हमला था वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसके बाद फिर पाकिस्तानी मीडिया की इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं ना, वो चली गई। हामिद मीर साहब और जियो न्यूज़ को उस दौर में एक साइड पर करके बाकी तमाम मीडिया को इस्टेब्लिशमेंट ने अपने साथ मिलाया, क्योंकि पाकिस्तान का तकरीबन 95% मीडिया जो सेठ हैं उनका है, जिनके असल कारोबार और है। उन्होंने मीडिया को सिर्फ एक लेवरेज के लिए मीडिया हाउसेस खोले हुए हैं और उनके बिजनेस इंटरेस्ट ही हमारे न्यूज़ चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसी को ड्राइव करते हैं। तो उन्होंने उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का साथ देकर पाकिस्तान के जो मीडिया थी उसकी जो आज़ादी थी उसको बुरी तरह कंप्रोमाइज़ किया। इसमें भी कोई शक नहीं कि सहाफ़त को ज़्यादा पलूट किया है मुस्लिम लीग नून ने। सहाफ़ियों को ओहदे देने का, सहाफ़ियों को रिश्वतें देने का कल्चर जो है उसमें मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और इसीलिए जो है सहाफ़त बहुत ज़्यादा बदनाम भी हुई है। फिर इस जुर्म के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नवाज शरीफ इसलिए भी हैं कि उनकी पूरी हुकूमत में ये सब कुछ होता रहा और वो एक को दूसरे से लड़ाते रहे, दूसरे को तीसरे से लड़ाते रहे, सहाफ़ियों को ओहदे दिए, उनको नवाजा, किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया। और फिर मीडिया के साथ जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो और उनके वज़रा इस मामले में खामोश तमाशाई थे। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। ये मीडिया मैनेजमेंट होती कैसे थी बताता हूँ। पनामा स्कैंडल याद है ना? नून लीग का दौर था। पनामा आने से पहले नून लीग ने अपने पहले 2.5 साल में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 5 अरब के इश्तेहारात दिए। जब पनामा लीग सामने आया तो अगले 2.5 साल में यही इश्तेहारात 15 अरब रुपए के कर दिए, यानी हर रोज 1.25 करोड़ रुपए के सरकारी इश्तेहारात चैनल्स को दिए गए। ये तब्दीली मीडिया के लिए तबाही साबित हुई। इमरान खान ने सरकारी इश्तेहारात नवाजने की नवाज पॉलिसी बंद कर दी। अब चैनल्स तो जैसे यतीम हो गए। वैसे यही हालत इन दिनों पाकिस्तानी बैंक्स की है कि सरकार से कमाई का धंधा जो बंद हो चुका है। खैर, जब चैनल्स की दुकानें बंद होने लगी तो सबने इमरान खान से दुश्मनी पर कमर कस ली। एंकर्स की तो 5 उंगलियां घी में रहीं, मगर आम सहाफी को कॉस्ट कटिंग के नाम पर फारिग किया जाने लगा। मुजाहरे शुरू हुए, तनख्वाहें आधी होकर कई माह लेट होने लगी। सवाल ये है कि टीवी का अपना बिजनेस मॉडल क्या था? बिजनेस मॉडल में जो देखने वाले लोग हैं टीवी को, उन्हें भी कोई पैसा देकर लाइसेंस फीस की किस्म की चीज़ देनी चाहिए। तजाद पाकिस्तान में ये है कि लाइसेंस फीस चार्ज ज़रूर होती है, लेकिन इजारादारी उसकी है पाकिस्तान टेलीविज़न के पास, जो कि एक वक्त लाइसेंस फीस भी लेती है और इश्तिहारात भी लेती है। जबकि उसूल ये होना चाहिए कि अगर आपको लाइसेंस फीस की इजारादारी है तो आपको इश्तिहारात से कुछ कमाना नहीं चाहिए। जिस उसूल पे BBC बरतानिया में चलाया जाता है वो पाबंद है, वो कोई इश्तिहार नहीं लेता, सिर्फ लाइसेंस फीस पे चलाता है। हमारे यहाँ जो मीडिया का मॉडल है वो ये है कि वो रवायती तौर के ऊपर हुकूमत के इश्तिहारों पे चलता है। अब हुकूमत के जो इश्तिहार हैं वो इतने छोटा हिस्सा है अब वो इस पूरी मार्केट में कि मीडिया उसके ऊपर चल नहीं सकता था। लिहाजा सबसे पहले प्रिंट मीडिया आउट हुआ है और उसके बाद अब टीवी जो है वो आउट होता जा रहा है। मेरा मौक़िफ़ ये था कि एक शख्स 15% से ज़्यादा ओन ना करे टीवी को
या और किसी भी मीडिया ग्रुप को, और बाकी लोग जो हैं वो आप स्टॉक्स यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स बनेंगी, तो ताकि एक बंदे की हेजेमनी ना हो। अब आप देखें ना, हुकूमत के लिए बड़ा आसान हो गया है, वो एक आदमी को काबू करते हैं, ओनर को, बाकी सारा उनको ज़रूरत ही नहीं है। चैनल्स को काबू करने के लिए एक और इदारा भी बनाया गया, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे पैमरा के नाम से जानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस इदारे ने नैब किसी शक्ल इख्तियार कर ली। जिस पैमरा का तस्वुर मैं चाहता था वो आज का पैमरा नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात थी कि पैमरा में मैं चाहता था कि गैर हुकूमती अफराद की तादाद हुकूमती अफराद से ज़्यादा हो, नंबर 1। नंबर 2, पैमरा एक खुद मुख्तार इदारा हो जिसको वजारत इत्तलात या कैबिनेट डिवीज़न वज़ीर आज़म का वो कंट्रोल ना करे, ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो और सिर्फ जवाबदेह हो पार्लियामेंट के सामने, कौमी असम्बली और सेनेट, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार और वहाँ की जमातों के। ये नहीं किया गया। उसको सियासी हुकूमत और ISPR और दोनों मिलकर इसके कंटेंट को कंट्रोल करते की कोशिश करते हैं। ना पार्लियामेंट की कोई तौकीर रह गई है, ना पार्लियामेंट की कोई इज्जत है। जो हुक्म होगा उस पर अमल दरामद करना है। तो ये तो सुप्रीम इदारा जो है, जब उसका ये हाल है तो पैमरा कहाँ का होगा, PBA कहाँ पर रह जाएगा, बाकी जो भी इदारे हैं मीडिया लॉजिक्स वगैरह, वो कुछ भी आप रेटिंग वगैरह करते रहे, वो बेमानी हो जाती है वो सब चीज। पैमरा चैनल्स की तबाही की एक बड़ी वजह है। बहुत ज्यादा घटियापन जो हमारे चैनल्स पे, खासतौर पे एंटरटेनमेंट चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे चलता है, उस पर पैमरा चुप होता है। और ऐसी बहुत सी चीजें जिन पर पैमरा को शायद परवाह भी नहीं होनी चाहिए, उन पर पैमरा छलांगे मारना शुरू कर देता है। पैमरा कुछ नहीं है, पैमरा ये तो एक टूल है रियासत का, ठीक है। यानी कि आप इस मुल्क में जितनी मर्जी नफरत अंगेज सियासतदानों के खिलाफ तकरीरें कर लें, आम शहरियों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें कर लें, ठीक है, आपका टीवी चैनल को नोटिस नहीं आएगा। आप इदारों के बारे में रिपोर्ट करें, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में रिपोर्ट करें, और बेशक आप ना रिपोर्ट करें, आपके टॉक शो में आया हुआ कोई मेहमान भी कोई इनडायरेक्ट रेफरेंस दे दे तो पैमरा का नोटिस आ जाता है। एक तरफ टीवी खबरें छुपाता तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया सब कुछ दिखाता रहा। नवंबर 2022 में गैलप ने एक सर्वे किया। बड़े हैरान कुन इंकिशाफात सामने आए। लोगों से सवाल हुआ कि दिन में कितने घंटे टीवी देखा। 57% का जवाब था कि उन्होंने पूरा दिन टीवी ही नहीं देखा। 17% ने सिर्फ 1 घंटा टीवी देखा और 71% यूथ तो टीवी देखने में इंटरेस्टेड ही ना थी। सिर्फ नेट चल रहा है, उसके ऊपर हम कोई व्लॉग सुन लेते हैं न्यूज़ के हवाले से, बाकी कुछ नहीं। सब चीज़ें अब अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे न्यूज़ वगैरह मिल जाती है। कोई भी फेमस या जो हॉटलाइन पे ड्रामास चल रहे होते हैं वो क्लिप्स आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप उसके थ्रू यूट्यूब पे देख लेते हैं। एक्सेसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखाता है वो इट्स टेकन ओवर बाय सोशल मीडिया। रेजीम चेंज के बाद रियासत टीवी चैनल्स पर मुकम्मल हावी हो गई। पहले एक PTV था, अब सारे PTV बन गए। अब कोई चैनल केबल ऑपरेटर से बंद कराने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कंटेंट कहीं और से आ रहा था। मालिकान सर्वाइवल मूड में आ गए। खबरों की जगह मनपसंद तबसरों ने ले ली। अवामी मसाइल के बजाय सियासी खबरें और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलने लगी। जो इनकार करता उसे सरकारी इश्तिहारात ना मिलते। मईशत ठप होने से कॉर्पोरेट एड्स भी खासे कम हो चुके थे। ऐसे में चैनल्स बिकने और बंद होने लगे। टीवी अपनी क्रेडिबिलिटी मुकम्मल तौर पर खो बैठा। सबसे बड़ी वजह तो जो कंटेंट की नाकामी है वो तो क्रेडिबिलिटी है ना। क्रेडिबिलिटी टीवी की नहीं रही है, और बिकॉज ऑफ टू मच इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट और टू मच पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स, तो उसकी वजह से कंटेंट की क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। लिहाजा इसलिए लोग देख नहीं रहे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी की मार पड़ी कि भाई मैं 9 बजे का बुलेटिन 9 बजे क्यों देखूं, मैं तो रात के 2 बजे देखूंगा। और मैं पूरा बुलेटिन क्यों देखूं, मैं तो अपने मर्जी की खबर देखूंगा। सो एक तो टेक्नोलॉजी की मार पड़ गई। और मैं सबके सामने बैठ के टीवी लॉन्च में क्यों देखूं, मैं तो अपने बेडरूम में लेटे लेटे देख लूंगा। एक तो टेक्नोलॉजी की मार पड़ी, और दूसरा कुछ सानू मरद दा शौक भी सी
कुछ एडिटोरियल पॉलिसीज़ और इस कदर, बिकॉज अगेन मैं बार बार कहता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट रन एज अ बिजनेस, तो वहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए और कुछ ऐसी मैनेजमेंट्स आई और कुछ ऐसे लोग इस काम में आ गए जिन्होंने जर्नलिज्म तो ख़त्म ही कर दिया ना। तो फिर कंटेंट भी ख़राब हो गया। टेक्नोलॉजी की मार तो बढ़ी गई थी, लेकिन कंटेंट भी ख़राब हो गया। तो दैट इज़ वाई, और एट द एंड ऑफ द डे दुनिया में एक उसूल है, बेटर टेक्नोलॉजी ऑलवेज विंस, इट विल ऑलवेज विन। ये आप नहीं रोक सकेंगे। मतलब अगर आप आजकल के दौर में गैसोलीन वाली गाड़ी के चक्कर में लगे हुए हैं कि नहीं मैं किसी तरह से ईवी कार रेवोल्यूशन को रोक लूं, नहीं रुकेगी, आ जाएगी। सोलर आ गया ना, आपके सामने टेक्नोलॉजी थी ना, सस्ती हुई, आ गई। सोशल मीडिया तो है ही सस्ता, फ्री है अपेरेंटली। क्रेडिबिलिटी, टेक्नोलॉजी का इतना मसला नहीं है। आप देखिए कि मोबाइल फ़ोन आया, ठीक है, इससे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन कहीं भी कोई शख्स खड़ा होकर कोई भी वीडियो बना लेता है, कोई भी बात कह देता है। हम भी घर में बैठे होते हैं, हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं आपका कंटेंट क्या है, आप क्रिएट क्या कर रहे हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म क्या कर रहे हैं, कितने क्रेडिबल हैं आप। असल चीज़ ये है, अब तो आम आदमी इतना अवेयर हो गया है कि उसको पता है कि जो टेलीविजन पर कहा जा रहा है ये कितना सच्चा कितना झूठ है। टीवी की तबाही में जो टीवी ने कंप्रोमाइज़ किए हैं, सच बोलने से अपने आप को रोका है, वो भी टीवी की तबाही की एक बड़ी वजह है। अब आप कोई भी प्रोग्राम देखकर, जिस तरह अदालत के बारे में कहा था ना, जो बेंच बना है उस बेंच को देखकर बताया जा सकता है कि फैसला क्या आएगा। उसी तरह से किसी भी टेलीविजन चैनल का पैनल देखकर ये बताया जा सकता है कि इस पर डिस्कशन का रुख कहां जाएगा। मशहूर अमेरिकी मुसन्निफ सेथ गॉर्डन ने कहा था कि चेंज इज नॉट अ थ्रेट, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। टीवी तो एक मीडियम है जिसका अपडेटेड वर्जन डिजिटल मीडिया, जो न सिर्फ इजीली एक्सेसिबल और इंटरैक्टिव है बल्कि वक्त और कंटेंट की कैद से भी आज़ाद है। दूसरी तरफ रियासत ने टीवी को एक डब्बे में कैद कर दिया, इसे इतना कंट्रोल किया कि वो इररिलेवेंट होकर रह गया। अब ऐसी सल्तनत का क्या फ़ायदा जिसमें रियाया ही ना हो। टीवी इंटर के बाद से देखना छोड़ दिया था मैंने, तो तकरीबन 2018-19 के बाद से। दो हफ्ते हो गए थे। 2022 में मतलब छोड़ी थी टीवी देखना। टीवी चैनल हैं यार, वह जियो न्यूज़, मतलब ये किसी ना किसी की फेवर में मुझे जो फील होता है पर्सनली, तो एक मतलब एक न्यूज़ दो तरफा न्यूज़ होती है, तो किसी ना किसी एक तरफ की न्यूज़ दिखा रहे हैं। अब आता हूँ उस बात पर जो मैंने शुरू में की थी कि मैं रफ्तार कैसे पहुंचा। 8 फरवरी से मैंने तहैया कर लिया था कि बॉस काम करूंगा तो रफ्तार में। बहुत कोशिशें की, मेहनत करके खुद को प्रूव किया, और आज मैं आपके सामने हूँ। मेरी तरह आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि आने वाले वक्त में टीवी का मुस्तकबिल क्या है। सहाफत और पायदार किस्म के टीवी चैनल और अखबारात के लिए हमेशा एक गुंजाइश रहेगी। मैं नहीं समझता कि वो मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया को इजाज़त होगी कि वो आकर इस हकीकत को ख़त्म कर दें और सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंड करें। आज भी टीवी चैनल्स और अखबारात सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो है वो रसाई कई लाख करोड़ों लोग हासिल करते हैं। तो दोनों एक वक्त जारी रहेंगे मुस्तकबिल में। जो मुस्तकबिल आजकल अखबार का है, आजकल रेडियो का है, तो यही मुस्तकबिल आप समझे। और क्योंकि चीज़ें तो बदल चुकी हैं, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से फैल रही है, और अब आप देखें कि देही इलाकों में तो टीवी इसलिए देखे जाते हैं, इंटरनेट नहीं है। जहाँ जहाँ इंटरनेट पहुँचा है टीवी वहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि टीवी जो है अब इसके कुछ ही सांसें बच गई, जिस तरह मैंने कहा। कंटिन्यू तो ये करेगा, मगर इनको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपने सही तर्जुमानी ना की, अगर आप आईना ना बने, अगर आप जो कैमरे की आंख है वो आपने बंद ही कर दी और सिर्फ आपको जो कहा जा रहा है वो हुक्म बजा ला रहे हैं, आपको जिस तरफ कहा जा रहा है इसको मोड़ दो, अगर आप वही काम करते रहे, फिर तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है।